15 जुलाई 1965 को GHQ में जनरल अख्तर मलिक एक मीटिंग में सदर अयूब खान और कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को ऑपरेशन जबराल्टर पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। जब ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो जनरल अयूब ने नक्शे पर एक जगह पर उंगली रखते हुए जनरल अख्तर मलिक से कहा, आप यहाँ हमला क्यों नहीं करते? जनरल मलिक ने जवाब दिया, मुझे इसके लिए अजाफी फ़ौज की ज़रूरत है। सदर अयूब खान जनरल मूसा की तरफ मुड़े और कहा, जनरल अख्तर को जितनी अजाफी फ़ौज चाहिए वो फराहम की जाए। सदर अयूब ने हमले के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था वो कश्मीर के इलाके झुम झूड़ियाँ के पास एक इलाका था। ये इलाका अखनौर और जम्मू से मिलता था। फील्ड मार्शल अयूब खान और जनरल अख्तर मलिक दोनों वाज़ेह तौर पर इस इलाके की जंगी हिकमत अमली से वाकिफ़ थे। जनरल मलिक ने अपने जहन में पहले से एक जंगी मंसूबा तैयार किया हुआ था जिसके ज़रिए वो जम्मू या अखनौर पर कब्ज़ा करके कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन काटना चाहते थे। लेकिन इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में जनरल मूसा सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर पाक फ़ौज ने ऐसा कोई हमला किया तो जवाबन भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुली जंग छेड़ देगा। लेकिन फिर अगस्त में दो ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने जनरल मूसा को अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। पहला वाक़या ऑपरेशन जबराल्टर की नाकामी थी, जिसके बारे में हम इससे पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरा वाक़या ये हुआ कि भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन जबराल्टर के जवाब में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले में भारतीय फ़ौज ने पहले तो 15 अगस्त को कारगिल में 3 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़ा किया। फिर दूसरे दिन औड़ी के मुकाम पर तिल पतरा और बोर्जी की चौकियाँ भी इनके कब्ज़े में चली गईं। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय फ़ौज ने लेपा सेक्टर में कोंताल चौकी भी पाक फ़ौज से छीन ली। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी शब हिंदुस्तान ने पीर सहाबा के इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय फ़ौज ने हाजी पीर पास पर हमला किया और 28 अगस्त को इस पर भी काबिज़ हो गई। इन हमलों पर सदर अयूब खान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। जाहिर है भारत को जवाब देने की जिम्मेदारी जनरल मूसा की थी, क्योंकि वो उस वक्त पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे। इन वाक़यात ने जनरल मूसा को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जनरल अख्तर मलिक के प्लान की मंजूरी दे दी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्रैंड स्लिंग का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने ये तय किया कि भारत के साथ खुली जंग से बचने के लिए जम्मू की बजाय अखनौर पर हमला किया जाए और ये हमला सियालकोट की जानब वर्किंग बाउंड्री की बजाय सीज फायर लाइन से किया जाए, ताकि भारत को बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का कोई जवाब ना मिल सके। पाकिस्तानी कमांडोज को ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा यकीन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय फ़ौज के दस्ते 2 हिस्सों में बटे हुए थे। भारतीय फ़ौज का एक हिस्सा जबराल्टर फोर्सेस के साथ लड़ने में मसरूफ़ था, जबकि दूसरा आज़ाद कश्मीर पर हमला कर चुका था और यूं अखनौर का रास्ता पाक फ़ौज के लिए साफ था। इसलिए कहा जाता है कि नाकामी के बावजूद ऑपरेशन जबराल्टर पाकिस्तान को फतह की वो राह दिखा गया था जो अखनौर की तरफ जाता था। अखनौर पर हमले का फैसला तो हो चुका था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुतमईन नहीं थी। ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी भी मुमकिन जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। इसलिए जब सदर अयूब खान ने 29 अगस्त को पाक फ़ौज और वज़ारत ख़ारजा को ऑपरेशन का हुक्मनामा जारी किया तो लिखा कि पाकिस्तान को भारत के साथ खुली जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सदर अयूब के अलावा बहुत से फ़ौजी अफसरान भी ये कह रहे थे कि हमला चाहे अखनौर पर हो या जम्मू पर, भारत जवाबी तौर पर खुले बॉर्डर पर मुहाज ज़रूर खोलेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ब्रिगेडियर इरशाद ने भी इसी नुक्ता नज़र का इजहार किया और पाक फ़ौज को मशवरा दिया कि अपनी कार्रवाइयों को अखनौर तक ना फैलाएं। एक और अफीसर ने ऑपरेशन के बारे में सुना तो कहा, इसका मतलब है कि भारत से खुली जंग होने जा रही है। जवाब में जनरल अख्तर मलिक ने इन्हें कहा कि आपको जंग लड़ने की ही तो तनख्वाह मिलती है। पाक फ़ौज की आला कमान के जहन में ये बात वाज़ेह थी कि इस ऑपरेशन में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग का बायस हो सकता है। अलबत्ता सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसके जहन में ये ख्याल था कि भारत बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, और ये शख्स था वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1 सितंबर 1965 की रात 3 बजे
अखनौर पर हमले का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान की चौथी आर्टिलरी कोर की 110 तोपों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी ठिकानों पर अंधाधुंध गोला बरसाना शुरू कर दिया और ये बमबारी 1.5 घंटे जारी रही। सुबह 5 बजे पाक फौज के दस्तों ने सीज फायर लाइन अबूर की और ऐसा भरपूर हमला किया कि भारतीय फौज में कोहराम मच गया। भारत ने दावा किया कि इस हमले में 50 अमेरिकी साख्ता टैंक भी हिस्सा ले रहे थे। ये हमला अचानक था और भारतीय फौज इस हमले से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फायर लाइन के साथ भारतीय फौज की तादाद बहुत कम थी, इसलिए भारत को सिर्फ एक ही दिन में वो शिकस्त फाश मिली जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। चंद ही घंटों में छम के इलाका से ज़्यादातर भारतीय फौज जो वहां मौजूद थी वो भी पसपा हो चुकी थी। अलबत्ता कुछ जगहों पर भारतीय फौज की टोलियां मौजूद थीं जो पाक फौज से झड़पों में मसरूफ़ थीं। ऐसे ही एक मुकाम पर भारतीय टैंकों ने पाक फौज के टैंकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी टैंकों की बड़ी तादाद देखकर वो अपने 2 टैंक छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने ये टैंक कब्जे में ले लिए। एक गांव चक पंडत से भी पाकिस्तानी फौज पर शदीद फायरिंग हो रही थी। मेजर मियां रजा शाह टैंक लेकर इस गांव की तरफ बढ़े तो दुश्मन ने पाकिस्तानी टैंकों पर एंटी टैंक गनों से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर रजा शाह का एक टैंक तबाह हुआ तो दूसरे टैंक में बैठकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन ये टैंक भी निशाना बन गया। वो इससे निकले और तीसरे टैंक में जा बैठे, लेकिन इनका ये टैंक दलदल में फंस गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथे टैंक में जा बैठे। एक एक करके उन्होंने 4 टैंक बदले। चक पंडत पर कब्जा होने के बाद इनका आखिरी टैंक भी दुश्मन का निशाना बन गया और साथ ही मेजर रजा शाह की रूह भी परवाज कर गई। उन्होंने बेमिसाल बहादुरी दिखाई थी। यही वजह थी कि उन्हें निशाने हैदर देने की सिफारिश भी की गई। भारत की एक और मजबूत पोजीशन बुरे जाल थी। यहाँ दुश्मन ने बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था और खारदार तारें भी लगी हुई थी। यहाँ 36 लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनियाँ यानी 200 से ज़ायद सिपाही मौजूद थे। पाक फौज की एक कंपनी ने इन पर हमला किया। इस कंपनी की कमान मेजर शाह नवाज कर रहे थे। जब वो दुश्मन से 400 गज दूर रह गए तो उन पर शदीद फायरिंग शुरू हो गई, जिससे कंपनी के बहुत से जवान शहीद हो गए। खुद मेजर शाह नवाज शदीद ज़ख्मी थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनकी बटालियन के कमांडर ने इनकी मदद के लिए टैंक भेजे, जिन्हें देखकर दुश्मन ने वो पोजीशन खाली कर दी, लेकिन तब तक मेजर शाह नवाज भी शहीद हो चुके थे। उनकी लाश भारतीय मोर्चों के बिल्कुल करीब से मिली। छंब को हाथ से निकलता देखकर भारत अपनी फिजाइया को भी मैदान में ले आया। इंडिया के 8 तैयारों ने पठानकोट बेस से प्रवाज करके पाक फौज पर बमबारी शुरू कर दी। भारतीय तैयारों के मुकाबला में पाक फिजाइया भी हरकत में आ गई और पाकिस्तानी तैयारों ने भारत के 4 तैयारे मार गिराए। इसके बाद 4 भारतीय तैयारे वापस अपनी हदूद में भाग गए। भारतीय तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी तैयारों को स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी तैयारा शिकन तोपों ने भी एक इंडियन तैयारे को मार गिराया। भारत ने अपने तैयारों की तबाही का बदला लेने के लिए 6 मजीद तैयारे भेजे। उन्होंने पाकिस्तान के 2 तैयारों को घेर लिया। भारतीय तैयारों की फायरिंग से एक पाकिस्तानी तैयारे को नुकसान पहुंचा, लेकिन तैयारे के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ ए वापस बचाकर इसे वापस लाने में कामयाब रहे। भारतीय तैयारों की कार्रवाई के जवाब में एक पाकिस्तानी स्टार फाइटर तैयारा अपने तैयारों की मदद के लिए आया। भारतीय फजाइया पाकिस्तान के स्टार फाइटर तैयारों से खौफजदा थी, इसलिए इनको आता देखकर 6 में से 5 भारतीय तैयारे वापस भाग गए, लेकिन एक को भागने का मौका ही ना मिला। पाकिस्तानी स्टार फाइटर के पायलट हकीमुल्लाह ने इसको सियालकोट के करीब एयरबेस पर उतरने पर मजबूर कर दिया और भारतीय पायलट को जंगी कैदी बना लिया गया। पाक फिजाइया की इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान को छम सेक्टर में मुकम्मल फ़िज़ाई बढ़तरी मिल गई थी। 2 सितंबर की सुबह पाक फौज ने छम पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान में ये ऐलान हुआ कि पाक फौज और आज़ाद फौज ने मकबूजा कश्मीर पर हमला कर दिया है, तो लोग सड़कों पर निकल आए और रक्स करने लगे। सदर अयूब खान और कश्मीरियों के हक में इधर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे और उधर
کشمیر کے محاذ پر صورتحال یہ تھی کہ بھارتی فوجی چھم کے علاقہ مکمل طور پر خالی کر کے دریا کے پار فرار ہو چکی تھی۔ ان کے پاس کوئی مضبوط پوزیشن فی الحال موجود نہیں تھی، یعنی چھم سے آگے جوڑیاں اور پھر دور تک کا علاقہ تقریباً خالی تھا۔ پاک فوج منصوبے کے مطابق آسانی سے اکھنور کی طرف مارچ کر سکتی تھی، بلکہ 1-2 روز میں اس پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ آپریشن گرینڈ سلنگ کی کامیابی سامنے پڑی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سارے آپریشن کی کامیابی پر پانی پھیر دیا، بلکہ کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت پاک فوج کی میجر جنرل یحییٰ خان پاکستان کے 7ویں ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ وہ جنرل اختر ملک کو ہٹا کر ان کی جگہ خود آپریشن کی قیادت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جنرل موسیٰ کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا اور جنرل موسیٰ نے 2 ستمبر کو عین اس وقت گرینڈ سلیم کی کمانڈ تبدیل کر دی جب پاکستانی فوج فتح کے انتہائی قریب تھی۔ اچانک فوجی کمان کی تبدیلی سے ایسی کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اس سے پاک فوج کی پیش قدمی مزید رک گئی۔ جنرل اختر ملک تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ پاک فوج کا 10واں بریگیڈ، جس نے دریا کے پار مقبوضہ علاقے پر چڑھائی کرنا تھی، اس کے سربراہ بریگیڈیئر عظمت جنرل یحییٰ سے ملے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر پاک فوج کی پیش قدمی روک دی۔ بہانہ یہ بنایا کہ ان کی مدد کے لیے توپ خانہ اپنی پوزیشن پر موجود نہیں ہے۔ جنرل اختر نے اس کو ہدایت کی تھی کہ جب توپ خانہ اپنی پوزیشن پر پہنچ جائے تو وہ اس پر انہیں کوڈ ورڈ کوکا کولا بولیں گے، جس کے بعد بریگیڈیئر اظہر کو پوری طاقت سے حملہ کرنا تھا۔ اب چونکہ جنرل اختر کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ کوڈ بھی نہیں دے سکے اور یوں آپریشن سست ہو گیا۔ 2 ستمبر کی صبح تک جنرل موسیٰ کے حکم پر کمان بدل چکی تھی اور جنرل اختر ملک کی جگہ جنرل یحییٰ آپریشن کے کمانڈر بن چکے تھے۔ انہوں نے کمانڈر بنتے ہی یہ کیا کہ پاک فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دینے کی بجائے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے آرڈر جاری کیے اور ساتھ ہی انہوں نے مزید حملوں کو اگلے روز یعنی 3 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ ISA کے سربراہ جنرل محمود احمد لکھتے ہیں کہ اس وقت پاک فوج کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اگر پاک فوج حملہ کرتی تو وہ جوڑیاں تک سارے علاقے فتح کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بھارتی فوج حیران تھی کہ آخر جنرل اختر ملک حملے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں جبکہ اکھنور ان کے سامنے ہیں۔ بھارتی جنرل جوگندر سنگھ لکھتے ہیں کہ 1 روز بعد قدرت نے ہماری مدد کی اور ہمیں پتہ چلا کہ جنرل ملک کو بدل دیا گیا ہے، اور جنرل ملک کی تبدیلی اور حملے کا رک جانا بھارت کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس کی وجہ سے بھارت کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اکھنور کا دفاع مضبوط کر لے۔ بھارت نے فوری طور پر اپنی 41ویں بریگیڈ کو اکھنور کے لیے دفاع کے لیے بھیج دیا۔ اس فورس کے جوانوں نے جوڑیاں کے قریب دفاعی پوزیشن لے کر ٹینک کھڑے کر دیے اور اینٹی ٹینک گنوں کو کھیتوں میں چھپا دیا۔ علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ بھارت اس پوزیشن پر مزید چند دن تک پاک فوج کو روکنا چاہتا تھا تاکہ اس دوران اس کی فوج اکھنور میں اپنا دفاع مضبوط کر لے۔ اس وقت بھارت کی ایک بریگیڈ فوج اکھنور پہنچ چکی تھی اور مورچے کھودنے کا کام تیزی سے جاری تھا۔ اگلے روز 3 ستمبر کو پاک فوج نے جب پیش قدمی شروع کی تو اس کی رفتار پہلے سے بھی سست ہو گئی۔ دریا عبور کرنے کی کوشش میں بہت سے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئے۔ انہیں نکالنے کے بعد پاکستانی ٹینک آگے بڑھے تو دیکھا کہ دشمن وہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ انہوں نے اس پوزیشن کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی تو بھارت کی اینٹی ٹینک گنوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ چنانچہ مجبوراً پاک فوج نے پہلے ٹروٹی کو دشمن سے خالی کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑائی کے دوران پاکستانی توپ خانے نے بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستانی فوج کی ریجمنٹ نے بھارتی فوج پر اتنی شدید بمباری کی کہ بھارتی فوج اپنی توپیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن یہ کامیابی بھی اکھنور کی فتح کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ اس لڑائی میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا تھا۔ 5 ستمبر کو پاک فوج نے جوڑیاں پر قبضہ کر لیا، لیکن تب تک بھارتی فوج اکھنور کے قریب ایک اور مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر چکی تھی، جس کی وجہ سے اکھنور کی فتح بہت مشکل ہو گئی۔ بھارت کی نئی دفاعی پوزیشن تک پہنچتے پہنچتے پاک فوج کا حملہ بھی سست پڑ گیا تھا۔ پاکستانی فوج اکھنور کے قریب مورچہ زن ہو گئی۔ دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ موجود رہیں، لیکن یہ طے تھا کہ اکھنور پر قبضہ کرنے کا پلان ناکام ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل موسیٰ نے 6 ستمبر سے پہلے ہی ایک میٹنگ میں یہ طے کر لیا تھا کہ اکھنور فتح نہیں کیا جائے گا۔
स्क्वाड्रन लीडर सैयद सज्जाद हैदर ने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जनरल याहिया के अलावा जनरल मूसा और जनरल अयूब भी ऑपरेशन की नाकामी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जनरल अख्तर मलिक इस ऑपरेशन की कामयाबी के हीरो बने। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।